हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज से हम हमारे नए सब्जेक्ट अकाउंटिंग को शुरू करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे अकाउंटिंग? अकाउंटिंग को हम बेस से शुरू करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे और फिर उसे अंत तक पहुंचाएंगे। बेस जो है, जिस उसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम देंगे और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे ताकि आपको आगे जो प्रॉब्लम कम से कम आए। सर, बेस का मतलब शुरुआत अकाउंटिंग की किस तरीके से हुई, उस पॉइंट पे, उस तरीके पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे कि किस तरीके से अकाउंटिंग जो शुरू हुई और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर किस किस तरीके से कब कब कैसे कैसे ऐड होती है। देखिए, आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। समझ पा रहे हैं बात? इनोवेशन तभी होगा जब कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगी। तो वैसा वैसा अकाउंटिंग जो है आज के टाइम में जो अकाउंटिंग की जा रही है, क्या ये परफेक्ट है? क्या नहीं, परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट होते जाएंगे। और इम्प्रूवमेंट कब तक होते जाएंगे? सतत होते जाएंगे, हमेशा इसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होते जाएंगे। जैसे अगर आप सीए मेंबर है तो आपको पता होगा कि नए एएस बनते हैं या फिर नए गाइडेंस नोट आते हैं, तो उस केस के अंदर आपको, अगर जीमेल आईडी आपने चेक करते हैं तो उसके अंदर आपको हमेशा नए जो गाइडेंस नोट वगैरह जो भी आते हैं, जो नए अकाउंटिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट आते हैं, उसके लिए आपसे सजेशन मांगे जाते हैं। और ये कंटिन्यूस चलता रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है। क्लियर है? तो ये जो अकाउंटिंग है इसके अंदर भी डेवलपमेंट हो रहे हैं क्या? हाँ, डेवलपमेंट हो रहे हैं और कंटिन्यूसली डेवलपमेंट तो होते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग है क्या। बहुत बेसिक शुरुआत से बात करें अगर, देखिए, हिसाब किताब कब से हो रहा है? हिसाब किताब शुरू से हो रहा है। जब बार्टर सिस्टम होता था, मतलब कि जहाँ पैसे जो थे वो नहीं थे और लोग चीज़ों का आदान प्रदान करते थे, जैसे गेहूं दिया और गेहूं दिया और बाजरा लिया। जिसके पास गेहूं था, जिसके खेत में, उसने गेहूं किसी और को दिया थोड़ा, और थोड़ा बाजरा ले लिया। तो ये बार्टर सिस्टम होता था। यहाँ पर भी हिसाब किताब रखा जाता था, लेकिन एकदम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। फिर राजा महाराजा का टाइम आया, तो राजा महाराजा ने क्या किया? हिसाब किताब रखना थोड़ा सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से रखना शुरू किया, क्योंकि उनके पास पूरी प्रजा का पैसा होता था। उनकी जिम्मेदारी होती थी प्रजा के जो है उस काम के अंदर पैसा लगाया जाए। तो वो हिसाब किताब थोड़ा और ज़्यादा उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। धीरे धीरे चलता रहा और फिर धीरे धीरे इसके अंदर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आते गए, इंप्रूवमेंट आते गए, और आज जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ये इंप्रूवमेंट का नतीजा है। और धीरे धीरे इसमें भी इंप्रूवमेंट आते जाएंगे। सर, ये तो चलो आपने बात की अकाउंटिंग ऐसा हुआ। अब आप हमें ये बताइए अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग है क्या, समझिएगा। अब बचपन के अंदर, मतलब 6 7 के अंदर, एक टीचर जो आपसे ऐसे पूछता था कि एक मेले का वर्णन या फिर चिड़ियाघर का वर्णन, कि हमने जू विजिट जो है इसके ऊपर आप ऐसे लिखिए, तो कैसे लिखते थे कि हम गए चिड़ियाघर के अंदर, वहाँ देखा कि भालू था, हाथी था, शेर था, ये था, वो था, कुछ बदमाश लड़के जो थे वो बंदर को पत्थर मार रहे थे, हमने उनको रोका, फिर हमने बंदर को केला खिलाया और फिर पूरे दिन मजे किए और शाम को हम वापस घर पे आए। ये आपने क्या किया? पूरे दिन के घटनाक्रम को लिखा। यही किया अपने, जो पूरे दिन का घटनाक्रम था उसको लिखा। या फिर कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, अपनी डायरी रखते हैं, वो पूरे दिन के अंदर क्या क्या करते हैं उसको लिखते हैं। पैसों का हिसाब किताब रख सकते हैं या टाइम का हिसाब किताब रख सकते हैं, जिसकी जैसी जरूरत। अगर आप नॉर्मल आदमी है तो उसके इसके अंदर आप पैसों का हिसाब किताब लिखते होंगे आपकी छोटी डायरी में। अगर आप थोड़े, मतलब अच्छे लेवल पे, तो उसके इसके अंदर आप टाइम का हिसाब किताब रखते होंगे। भाई कलेक्टर होगा, वो पैसों का हिसाब किताब नहीं रखेगा, वो टाइम का हिसाब किताब रखेगा। वो पीए को कहेगा बता मेरा आगे का शेड्यूल क्या है, क्यों? उसका टाइम इंपॉर्टेंट है। जिसके पास पैसा ही है, जिसके पास टाइम कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता, वो पैसों का हिसाब किताब रखेगा। लेकिन इस तरीके से हिसाब किताब रखे जाते हैं। और ये आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो डायरी रखते हैं। तो ये क्या है? ये जो है, ये क्या कर रहे हो आप? ये जो आपके साथ हो रहा है उसको आप क्या कर रहे हो? लिख रहे हो। किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से आप क्या कर रहे हो, जो आपके साथ हो रहा है उसको आप क्या कर रहे हो? लिख रहे हो। क्लियर? वैसा वैसा उन्होंने क्या किया, बिजनेस के अंदर जो चीज़ें होने लगी ना, उनको सबको लिखना शुरू किया कि बिजनेस के अंदर क्या क्या हो रहा है वो सारा सारा लिखना शुरू करो, ताकि हमें समझ आए कि पूरे साल भर में बिजनेस क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। क्लियर? ठीक है सर। अब हमने लिखना शुरू किया कि आज 1 अप्रैल 2020 है। आज हमने सुबह आए और गणेश जी की आरती की और उसके बाद में हमने शुरुआत किया बिजनेस का, ये सिस्टम किया। अगर आप इस तरीके से लिखोगे ना, तो साल के अंत में आपके पास 10 12 रजिस्टर भरे होंगे और उस 10 12 रजिस्टर से आपको कुछ निष्कर्ष निकलेगा क्या? नहीं, कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि वो तो एकदम ऐसे टाइप ऐसे, उनको पढ़ने बैठोगे तो अगला आधा साल चला जाएगा और आपको ये भी पता नहीं चल पाएगा कि पिछले वाले साल के अंदर बिजनेस में हुआ क्या। हालांकि लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है,
लेकिन आप उससे कुछ इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर पाओगे। और ये ऐसी कैसी समस्या चलती रही। तो फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, सिर्फ जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं ना उन्हीं को लिखो, सिर्फ जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हीं को लिखो। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब कि जिसमें पैसा या तो आ रहा है या पैसा जा रहा है, सिर्फ उसी को लिखो। तो हमने नेक्स्ट ईयर से लिखना शुरू किया कि आज 1 अप्रैल 2020 है। आज सुबह सुबह हम दुकान में आए, तब हमारे जेब में 50,000 थे, हमने दुकान के अंदर रखे। फिर हमने ये किया, फिर हमने वो किया, फिर हमने गुड्स खरीदने के लिए गए और वापस आ गए। अब गुड्स खरीदा नहीं, पैसा नहीं दिया, तो उस केस के अंदर लिखेंगे नहीं। इस तरीके से हमने सारा लिखा, और जब जब पैसा दिया, जब जब पैसा आया, तब तब लिखा। लेकिन यहाँ भी इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मेशन जरूर मिली, लेकिन यहाँ भी कैसा मिल रहा है, ऐसे टाइप मिल रहा है। अब ऐसे जो शॉर्ट हो चुका है, समझिएगा, अब ऐसे शॉर्ट हो चुका है, अननेसेसरी चीजें जो सारी हट चुकी, सिर्फ पैसे वाली बातें ही अंदर आपके रजिस्टर के अंदर लिखी गई। अब 12 रजिस्टर हो सकता है कि आपके रजिस्टर 2 ही हो गए हो, लेकिन इन 2 रजिस्टर से आपको अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि हाँ 1 तारीख को 50,000 का गुड्स खरीदा, फिर अपन ने 7 तारीख को 30,000 का बेचा था, फिर 8 तारीख को 20,000 का खरीदा था। अभी भी आपको ये पता नहीं चल रहा है कि साल भर मुनाफा कितना हुआ, क्या लॉस, क्या प्रॉफिट, ये सारी चीजें अभी भी पता नहीं चल रही। धीरे धीरे टाइम चलता गया। हमारा मेन पर्पज क्या है कि बिजनेस जो है उसके अंदर जो जो चीजें हो रही है वो लिखा जाए। क्लियर। फिर एक इम्प्रूवमेंट हुआ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट कहा जा सकता है अकाउंटिंग का, या यूँ कहा जा सकता है कि अकाउंटिंग का जन्म, एक्चुअल जन्म जो है वो वहीं से हुआ। वो था डबल एंट्री सिस्टम। क्या था डबल एंट्री सिस्टम? देखिएगा, डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट अगर समझ गए ना, तो आपको अकाउंटिंग एंट्री में दिक्कत नहीं आएगी, और अकाउंटिंग एंट्री में दिक्कत नहीं आएगी ना, तो आगे किसी भी पॉइंट में दिक्कत नहीं आएगी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी भाइयों, देखिए जो भी जनरल एंट्री होती है वो डबल एंट्री सिस्टम आप फॉलो करते हो। डबल एंट्री सिस्टम में ये डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से एंट्री की जाती है, और जर्नल एंट्री के बेस पे सारा कुछ आगे का तैयार होता है। अगर आपकी जर्नल एंट्री नहीं करना आती तो उस केस के अंदर आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सर जर्नल एंट्री तो हमें आती है, जर्नल एंट्री आने का मतलब हर तरीके की एंट्री आना है। क्लियर। मैं ये नहीं कहता कि वो एंट्री कर सकते हैं या वो एंट्री कर सकते हैं, मतलब जर्नल एंट्री का मतलब आप हर तरीके की एंट्री कर सकते हैं। तो हम सीखेंगे कि कैसी भी एंट्री हो वो किस तरीके से की जा सकती है, किस तरीके से रूल बने वगैरह वगैरह, सारा कुछ जो है वो किस तरीके से बना। क्लियर। ताकि आपको जर्नल एंट्री का जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना, तो फिर आगे जो है वो सारा का सारा सिस्टम बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर है। बोर्ड पे चले क्या? हाँ जी। देखिए यहाँ हमारा काम क्या है, मेनली काम क्या है, हमारा मेन काम यहाँ पर है कि हम क्या करें, जो भी ट्रांजेक्शन हो उनको हम क्या करें, रिकॉर्ड करें। मतलब जो बिजनेस के अंदर जो जो चीज़ें हो रही है वो लिखें। जैसे हम जब ऐसे लिख रहे थे चिड़ियाघर की सैर, तो हम क्या कर रहे थे कि चिड़ियाघर के अंदर क्या क्या हो रहा था उसको लिख रहे थे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि चिड़ियाघर के अंदर क्या क्या हो सकता है। क्लियर। जब हमें वो ऐसे बढ़िया लिखना है तो हमें पता होना चाहिए चिड़ियाघर में क्या क्या हो सकता है। हाँ सर सही बात है। तो वैसा बिजनेस को अगर अच्छे तरीके से लिखना है तो बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, बिजनेस किस किस तरीके से हो सकता है। 3 तरीके हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। अपने ये तीनों के तीनों पढ़ने, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो तीनों के तीनों अपन बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या क्या होता है और किस किस तरीके से होता है। क्लियर है। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप क्या था, बेसिक से बेसिक जो बिजनेस करने का तरीका था वो क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, एक अकेला आदमी, देखिए यहाँ पर ऐसा है कि 100 में से अगर 100 बातें मैं बताऊंगा तो 70 बातें आपको पहले से पता है, सिर्फ 30 बातें जो है वो आपको पता नहीं है। लेकिन ये 30 बातें जो नहीं पता है, इस वजह से आपको बाकी सारी सारी अकाउंटिंग प्रॉब्लम आती है। इस वजह से अगर कोई पॉइंट में वो बता रहा हूँ जो आपको पहले से पता हो, तो भी आप एक बार पेशेंस रखिएगा और उसको सुन लीजिएगा, ताकि जो ये 30% वाला पार्ट है ना वो मिस ना हो। और अगर ये वाले कॉन्सेप्ट वाले पार्ट जो है डबल एंट्री सिस्टम का, ये अगर आपका मिस नहीं हुआ, ये अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो यकीन मानिए आप पार्टनरशिप और कंपनी जो वो बिल्कुल 2-2 सेशन के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, और आपको कोई पॉइंट के अंदर, कोई एंट्री के अंदर दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। समझ पा रहे हैं मत? तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या था, बिजनेस का सबसे बेसिक से बेसिक तरीका था, सबसे पहले से पहला तरीका कि एक अकेला आदमी, उसके पास पैसा है थोड़ा बहुत, तो उसने पैसा क्या किया, एक दुकान खोली और उससे अपना धंधा चला रहा है। जो गली नुक्कड़ पे, आप अपने हर गली नुक्कड़ पे जो दुकान चलाते हो वो देखते हो, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। एक अकेला आदमी या एक परिवार है, मतलब अल्टीमेटली उसका ओनर जो वो एक ही है, तो वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में समझिएगा, अब जब अकेला आदमी कर रहा है तो उसको हिसाब किताब की ज़्यादा चिंता नहीं है, उसको हिसाब किताब की ज़्यादा चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है?
क्योंकि उसमें मुनाफा है तो भी उसका, उसमें घाटा है तो भी उसका। उसको अकाउंटिंग और उसको हिसाब किताब सिर्फ इस वजह से चाहिए कि उसको पता चले कि मैंने इस साल कितना कमाया, बाकी उसको कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, समझिएगा। इसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता गया। अब मुझे क्या हुआ, दिमाग के अंदर आइडिया आया कि यार ये जो किराने की दुकान है ना, इससे अच्छा है कि मैं क्या कर दूं, जोधपुर के अंदर हार्डवेयर की दुकान कर दूं, वो थोड़ी बड़ी होगी। और जब बड़ी दुकान होगी तो भाई सीधी बात है, जिसके पास पैसा होगा तो पैसे से पैसा कमाना आसान हो जाता है। मतलब जहाँ बिजनेस में जिसमें पैसा ज़्यादा लगा होगा उसमें रिटर्न भी नॉर्मली ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो हमने क्या किया, हाँ तो यहाँ पर क्या किया गया कि भाई थोड़ा बिजनेस बड़ा करेंगे तो वहाँ मुनाफा ज़्यादा होगा, लेकिन मुनाफा जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ नुकसान होने के चांसेस भी ज़्यादा है। मान लीजिए हार्डवेयर की दुकान के लिए मुझे टोटल 50 लाख रुपए जो है उसकी ज़रूरत है। उसके अलावा मुझे एक ऐसा आदमी भी चाहिए जो मार्केटिंग के अंदर ज़्यादा जानकार हो। मुझे एक ऐसा आदमी भी चाहिए जिसके कॉन्टैक्ट ज़्यादा अच्छे हो, ताकि हम मटेरियल जो हो कम प्राइस के अंदर खरीद सकें। क्लियर है। तो इसने जन्म दिया पार्टनरशिप को कि अब 2 या 3 अलग-अलग तरीके के लोग मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा, और आप साथ में मिलके क्या कीजिए, बिज़नेस कीजिए। और थोड़ा पैसा ज़्यादा होगा तो बिज़नेस के अंदर कैपिटल ज़्यादा होगी तो आप अच्छा खासा बिज़नेस कर सकते हैं। क्लियर है। ये हो गया सेकंड टाइप का बिज़नेस, और इस तरीके के बिज़नेस जो चलने लगे। लेकिन धीरे-धीरे किसी के पास मान लो ऐसा आइडिया है जिसके अंदर क्या है, पूरे भारत के अंदर वो बिज़नेस करना चाहता है। लाइक जैसे कोई भी बिजनेस ऐसा, जैसे ये स्विगी वगैरह हो गया, तो इसके अंदर क्या है, मुझे पूरे भारत के अंदर बिजनेस करना है। तो यहाँ पर मुझे पैसा कितना चाहिए, मान लीजिए 500 करोड़ रुपीज मुझे जरूरत है। अब 500 करोड़ क्या मैं और मेरे दोस्त इकट्ठा कर सकते हैं क्या? नहीं, 500 करोड़ मैं और मेरे दोस्त इकट्ठा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या किया गया, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया और उनको कहा कि देखो आइए और आप साथ में मिलकर हमारे साथ क्या कीजिए, बिजनेस कीजिए। हम सारे मिलेंगे और मिल के बिजनेस करेंगे, और जो भी मुनाफा होगा वो सबका होगा और जो भी नुकसान होगा वो सबका होगा। और मान लीजिए 5 करोड़ के लिए हमने क्या किया, 50 लाख शेयर इशू किए, मतलब 50 लाख लोगों को बुलाया और सबको कहा कि आप 10-10 रुपए दीजिए। आप बचपन में आप भी तो सोचते थे ना कि भाई यार भारत के अंदर जनसंख्या 140 करोड़ है, अगर मैं सबसे एक एक रुपया अगर सब मेरे को दे दे तो मेरे पास तो 140 करोड़ हो जाएंगे, मैं जो जीवन पूरा आनंद के अंदर निकालूंगा। क्लियर। वैसा वैसा किसी के पास आइडिया है कि यार एक से लेना पॉसिबल नहीं है, दो से लेना पॉसिबल नहीं है, 100 से ये पैसा इकट्ठा करना मुश्किल है, लेकिन ऐसे हजारों से पैसा इकट्ठा करूं तो वो आसानी से किया जा सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट जो वो कंपनी का बना, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं अपन, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं और उनको कंपनी में, उनको कहते हैं कि आप बिजनेस में पैसा लगाइए, आपकी जैसी श्रद्धा उतना पैसा लगाइए, जितना आप पैसा लगाएंगे, जितना परसेंटेज आप पैसा लगाएंगे, उतना ही परसेंटेज मुनाफा आपका होगा। क्लियर है। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट है कंपनी का। अब कंपनी में शेयर क्या होते हैं, डिबेंचर क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, ये सारा हम कंपनी में देखेंगे। लेकिन यहाँ आपने देखा कि 3 तरीके के बिजनेस जो वो आपने देखे, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप और एक कंपनी। क्लियर है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर वो हिसाब किताब कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसे पता करना है प्रॉफिट और लॉस, ज़्यादा उसे चिंता नहीं है। प्रॉफिट है, पार्टनरशिप में क्या करना, उसे हिसाब किताब करना, उसे प्रॉफिट भी पता करना, उसके साथ साथ उसे ये भी पता करना है कि उसमें मेरा हिस्सा कितना आएगा। क्योंकि जब प्रॉफिट आया, सपोज 5 लाख प्रॉफिट आया, तो क्या वो 5 लाख अकेले का है क्या? नहीं, उसमें 3 पार्टनर है तो 3 लोगों का है। अब उसमें से उनका जो भी शेयर जिस तरीके से मिलता है उस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा, तो वहां पर उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी अलग अकाउंट बनेगा। तीनों पार्टनर ने जरूरी है क्या कि बराबर बराबर ही पैसा लगाए हो? नहीं, अगर किसी के पास हो सकता है ज्यादा थे तो उसने ज्यादा लगाया, किसी ने कम लगाया, इस तरीके से। तो क्या उन्होंने जितना पैसा लगाया उसका हिसाब किताब करना होगा क्या? हाँ जी सर, उसका हिसाब किताब करना होगा। तो उसके हिसाब किताब को अलग करना होगा, उनको बंटवारा करना होगा। तो ये जो है ये इन्होंने जरूरत दी पार्टनरशिप के अंदर P&L अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन मतलब बंटवारे, बंटवारे के लिए अकाउंट बनाना पड़ा। उनके उन्होंने कितना पैसा दिया उसका हिसाब किताब रखने के लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसको बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है सर। कंपनी, कंपनी में बात करें तो कंपनी में पैसा जो कमाया वो कितने लोगों का? बहुत सारे लोगों का। क्या एक अकेले का है क्या? नहीं। 2 का है क्या? नहीं। 5 का है क्या? नहीं। मान लीजिए उसमें 10,000 शेयर होल्डर है तो 10,000 का है, तो अब 10,000 में बांटना होगा, तो वो बांटेंगे। कुछ पैसा है जो वो रोक के रखेंगे, पार्टनरशिप भी रोक के रखते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप भी रोक के रखता है। तो ये कुछ पैसा जो रोक के रखते हैं, रोक के क्यों रखते हैं कि कर आज हमने प्रॉफिट कमाया और सारा का सारा मान लो बांट दिया, और कल को क्या हुआ, बिजनेस के अंदर कोई सडन जरूरत पड़ गई, कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई,
तो फिर हमें वापस शेयर होल्डर से मांगना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, ऐसा ना हो उसकी वजह से क्या करते हैं कि हमें बिजनेस को आगे भी बढ़ाना है। तो मान लो उन्होंने तय कर लिया कि 100 रुपये कमाएंगे तो 30 रुपये कंपनी में रोकेंगे, 70 रुपये बांट देंगे, ताकि ये 30 रुपये हम कहाँ लगेंगे, हमारे बिजनेस के अंदर। कल को इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस तरीके से मामला हुआ, डिबेंचर इक्विटी वगैरह बने। अब डिबेंचर क्या है, इक्विटी क्या है, प्रेफरेंस क्या है, ये सारा हम कंपनी जब देखेंगे तब देखेंगे। अभी हमें बेसिक फॉर्मेट समझ आया कि 3 तरीके से बिजनेस करते हैं। अब हमारा काम क्या है, हम कर रहे हैं अकाउंटिंग। हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग में हम क्या कर रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर जाके ऐसे बैठ गए हैं। अब वो सुबह सुबह उसके अंदर जो काम हो रहा है हमने देखा, पेन लिया, लिखा, फिर बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, फिर दिन के अंदर कोई और ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब कुछ भी हुआ, जैसे पैसे का लेन देन हुआ, कुछ भी हुआ, हमने लिखा, फिर हम बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, फिर शाम हुई, शाम को कुछ और हुआ, हमने और लिखा और चल दिया। ऐसा हमने साल भर किया, ऐसा हमने साल भर किया, और फिर इससे हमें क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन निकालनी। क्लियर है। अब अकाउंटिंग में इंप्रूवमेंट होते गए होते गए होते गए होते गए, और फिर फाइनली जो है वो ये तारीख 1494 में वेनिस के एक भाई साहब थे, लुका पिशोली, जिन्होंने क्या किया, अपनी एक बुक लिखी, सुमा डे अर्थमेटिका, और उसके अंदर उन्होंने क्या किया, डबल एंट्री सिस्टम को दिया। अब डबल एंट्री सिस्टम को समझिएगा, ये डेबिट और क्रेडिट का मतलब दे रखा है। बाकी अभी इसको अपन समझते हैं कि है क्या। देखिए हम क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम सबसे पहले देखेंगे जर्नल एंट्री, सबसे पहले देखेंगे। साल शुरू होता है तो सॉरी, यहाँ से साल शुरू होता है तो ओपनिंग एंट्री करते हैं, फिर साल भर जर्नल एंट्री करते हैं, फिर पोस्ट करते हैं, फिर एडजस्टमेंट करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर रेक्टिफिकेशन करते हैं, क्लोजिंग एंट्री करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फिर वापस ओपनिंग, और ये इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है। हम एक एक पॉइंट को पूरा डिटेल में देखेंगे कि ओपनिंग एंट्री कैसे होगा, जर्नल एंट्री कैसे होगी, पोस्टिंग कैसे होगी, उनकी पोस्टिंग के वक्त क्या ध्यान रखना है, फिर एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है, अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग करते हैं। देखिए मैं अभी पूरा समझा दूंगा इसको, ये मान लीजिए अभी की एडजस्टमेंट एंट्री होती है, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर हम रेक्टिफिकेशन करते हैं जो भी एरर हुए उनके, फिर हम क्लोजिंग एंट्री करते हैं, और फिर हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। ठीक है सर। तो अब हम डबल एंट्री सिस्टम को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। देखिएगा, ये डबल एंट्री सिस्टम जो है ना, इसी के हिसाब से अकाउंटिंग हो रही है, डबल एंट्री सिस्टम। अब समझिएगा, अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि रियल अकाउंट क्या, पर्सनल अकाउंट क्या, नॉमिनल अकाउंट क्या, हम देख रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम की। ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है कि सर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट सब देख लेंगे, लेकिन वो बाद में, अभी नहीं। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ये कहता है हर ट्रांजैक्शन की 2 इफेक्ट होते हैं। हमने कहा क्या, उन्होंने कहा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमने कहा मतलब, उन्होंने कहा देखो प्लस और माइनस। अगर आप कुछ भी करेंगे ना, तो आपके साथ कुछ भी ट्रांजैक्शन करते, कोई भी ट्रांजैक्शन, कुछ खरीदना, कुछ सर्विस लेना, कुछ भी करना, उसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा, आपके साथ प्लस और माइनस होगा। जितने से प्लस होगा उतने से माइनस होगा। हर जो ट्रांजैक्शन है उसका इफेक्ट होगा, उसका क्या होगा। अगर आपके पास कोई भी चीज़ आ रही है, तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ आपके पास फ्री नहीं आ रही। कोई भी चीज़ जो वो आपके पास फ्री नहीं आ रही। जैसे आपने क्या किया, ये रिमोट खरीदा, ये रिमोट खरीदा, ये रिमोट खरीदा, तो आपने क्या किया, ये रिमोट जब आपके पास आया तो आपसे क्या हुआ, पैसा गया। ये रिमोट जब आया तो आपसे क्या हुआ, पैसा गया। कुछ गुड्स खरीदे तो गुड्स आए तो पैसा गया। क्लियर है। तो जैसे आपके पास रिमोट आया तो आपसे कैश गया, या फिर इस रिमोट को कल को बेचा तो उस केस के अंदर क्या होगा, कैश आएगा। कैश, ये प्लस मतलब आया, तो ये गया। ये कैश आया तो आपसे रिमोट गया, मान लो रिमोट कल को बेच दिया। या फिर आपने जैसे क्लासेज ली, तो आपके पास क्लासेज आई
तो उस केस के अंदर कैश जो है वो आपसे गया। समझ पा रहे हैं बात? हर चीज़ के मामले में जैसे आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया, तो रिजल्ट पॉजिटिव आने के लिए आपके एफर्ट, आपका टाइम जो है वो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? अल्टीमेटली जो भी आ रहा है उसके लिए कुछ न कुछ जा रहा है। लेकिन यहाँ हम जो है वो किसके बारे में बात करेंगे? सिर्फ मॉनेटरी टर्म में बात करेंगे। हम किसके बारे में बात करेंगे? मॉनेटरी टर्म। मॉनेटरी टर्म में मतलब हम वही लिखेंगे जैसे हम पैसों में माप सकते हैं। हम सिर्फ उसे ही लिखेंगे जैसे पैसों में माप सकते हैं। मैंने आपको कैलकुलेटर दिया, आपने मुझे धन्यवाद देके चले गए, क्या यहाँ लिखा जाएगा क्या? नहीं, नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे मॉनेटरी टर्म में मापा नहीं जा सकता। कितना धन्यवाद? 10 रुपए का धन्यवाद, 20 रुपए का धन्यवाद, 50 का धन्यवाद? नहीं, इसको नहीं मापा जा सकता। तो यहाँ पर सिर्फ मॉनेटरी टर्म वालों को लिखा जाएगा। क्या सर जो फ्री में आते हैं क्या उनको लिखा ही नहीं जाता है क्या? उनको लिखा जाता है, लेकिन उनके लिए फिर नॉर्मल जो अकाउंटिंग रूल है उनको वायलेट करके, उनको तोड़ के हम क्या करते हैं, नॉमिनल अमाउंट में 1 रुपया 2 रुपया ऐसे में लिख देते हैं, ताकि अपने को सिर्फ पता रहे कि हाँ ये है अपने पास। क्लियर है? कुछ भी चीज़ अगर आपसे आपके पास आती है तो आपसे कुछ न कुछ जाएगा, जरूर ही जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर। लेकिन सर ऐसी बात है ना कि मान लो आप कह रहे हैं कि जो भी आएगा वो चीज़ जब आएगा तब कुछ न कुछ जाएगा। हमने कहा कि हाँ, हम कह रहे हैं कि जब भी कुछ आएगा तब कुछ न कुछ जाएगा। हमने कहा हमने हमारे किसी साथी से बाइक खरीदी और उसको कहा कि पैसा हम क्या करेंगे, बाद में देंगे। तो देखो बाइक आई तो सही, बाइक आई तो सही, लेकिन गया क्या? कुछ भी नहीं। हमने कहा कि क्या उसने बाइक फ्री में दी है क्या? हमने कहा नहीं, बाइक फ्री में नहीं दी है, बाइक उसने फ्री में नहीं दी। हमने कहा कि हम बाद में देंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि आपसे कुछ जाएगा नहीं। हमने कहा कि आपसे जाएगा, लेकिन ये कब जाएगा? कल को जाएगा, मतलब कल परसों जब भी जाएगा। तो हमने क्या कहा, इस केस के अंदर आपसे कैश जाएगा तो सही, जाएगा, जाएगा तो सही, लेकिन कल को, मतलब लेट जाएगा, जब भी जाएगा, लेकिन बाद में। सर इसका जस्ट ऑपोजिट, मान लीजिए यहाँ पर तो हम क्या बाइक लेके आए, मान लो हमारा कोई तो साथी था, वो बाइक हमसे लेके चला गया, वो हमसे बाइक लेके चला गया और उसने कहा पैसा जो हम बाद में देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, बाइक हमसे गई, यही बाइक हम लेके आए, हमसे कोई बड़ा जो था टोपी बाज वो आया हमारे पास और उसने कहा कि बाइक हमें दे दो, पैसा हम कल को दे देंगे। तो उस केस के अंदर बाइक हमसे गई, लेकिन पैसा अभी आया है क्या? नहीं, पैसा कैश बाद में आएगा। ठीक है सर। सर आप कहते हैं कि हर जो ट्रांजैक्शन है उसके अंदर हमेशा अगर कुछ आया है तो कुछ जाएगा जरूर। यहाँ पर हमने आपको पहली बार झूठा कर दिया, आपने कहा था कुछ आएगा तो कुछ जाएगा। हमने कहा कि ये देखो सर बाइक लेके आ गए, अभी तो कुछ भी नहीं गया। हमने आपको इस बात को तो ठुकरा दिया, हमने कहा कि देखो ऐसा नहीं है कि जाएगा नहीं, ये जाएगा, जरूर जाएगा, आज नहीं कल को जाएगा। समझ पा रहे बात? आज नहीं कल को जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। अल्टीमेटली सिर्फ समय का फेर है, आज की जगह कल जो वो पैसा जाएगा। बाकी ऐसा नहीं कह सकते कि आप पैसा नहीं जाएगा, मतलब कुछ आया है तो कुछ आपसे जाएगा जरूर। उन्होंने कहा कि रुको सर, अगर आप ऐसी बात करते हो ना तो ये यहाँ पर आओ। हमने कहा क्या? हमने कहा कि क्या? तो उन्होंने कहा कि देखो हम बाइक पे जा रहे थे, कि हम बाइक पे जा रहे थे और पर्स जो है वो क्या हो गया, हमारा गिर गया। पर्स जो है वो हमारा गिर गया। पर्स गिरा तो कैश हमारा गया, कैश हमारा गया, लेकिन आया कुछ भी नहीं। अब बताओ सर, ये सिचुएशन हो गई। और जस्ट इसका ऑपोजिट, हम जा रहे थे और हमें रास्ते में 2000 का नोट मिल गया, 2000 का नोट मिल गया और उसके बदले में आया कुछ भी नहीं, आया कुछ भी नहीं। तो आप तो कह रहे थे कि जो डबल एंट्री सिस्टम वो तो कहता है कि जब कुछ आएगा तो कुछ जाएगा, और जरूर जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? अब यहाँ तो ये देखो, ये तीसरी वाली सिचुएशन। अब बोलो, अब आप कह रहे थे ना डबल एंट्री सिस्टम जो है वो हर आपके जीवन में जो भी चीज़ें होती है उसका हमेशा दोहरा इफेक्ट होता ही होता है। देखिए अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं, लाइफ से रिलेटेड है। मैं ये बात आपको इस वजह से कह रहा हूँ, देखिए अगर आपके पास कोई चीज़ जो है वो बिना एफर्ट के आ रही है या बिना कुछ दिए आ रही है, तो हमेशा उसके प्रति
आपका ग्रेटिट्यूड लेवल जो है वो 100% होना चाहिए। मतलब अगर आपके सामने कोई चीज़ ऐसी है जो आपके कुछ दिए बिना आ रही है, तो आपको वहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और आपको उनको वापस जो है उनके प्रति धन्यवाद जो है वो मन से धन्यवाद जो है वो उनके लिए आना चाहिए। और समझना होगा आपको कि यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है आपकी कि आप उनको कुछ न कुछ वापस प्रोवाइड करें। जैसे माता पिता अगर आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके लिए सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं, तो उस केस के अंदर ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वो आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, वो आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल करवा रहे हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर आप थोड़े से खुददार हैं, थोड़े से समझदार हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भिखारीपना नहीं है, देखिए माफ़ कीजिएगा वर्ड जो मैं कड़क यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप में भिखारीपना नहीं है और आप में थोड़ा सा भी खुददारी है, तो उस केस के अंदर आप उन्हें क्या कीजिए, वापस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के तहत आप उनका, जब वो आपके सहारे की ज़रूरत है और वो आपको साथ दे रहे हैं, तो उस केस के अंदर जब उनको सहारे की ज़रूरत हो, तो आप इस लायक बन के रहना कि आप उनको वापस सहारा दे सको। क्लियर है? तो जो चीज़ आपके पास फ्री आती है ना, वहाँ पर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो वो ज़्यादा बढ़ जाती है। या फिर कोई आपके लिए ले रहा है आपसे कुछ, लेकिन वो कम ले रहा है, तो उस केस के अंदर भी आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बढ़ जाता है कि आप उनको कुछ ज़्यादा रिटर्न दें। अगर हम यहाँ पर कोर्स जो बहुत सस्ते प्राइजेज के अंदर दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप कोर्स में जो जब आप ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ पैसों के साथ साथ अगर हम पैसा कम ले रहे हैं, तो उसके बदले में आप हमें रिजल्ट जो है वो ज़्यादा दें। समझ पा रहे हैं मत? ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है आप, और इसे आपको समझना चाहिए कि भाई जो कोर्स है, अगर मान लीजिए 10,000 का और वो अगर हम 1,000 रुपये में दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम 9,000 रुपये क्यों नहीं ले रहे, ताकि आप 9,000 के बदले में हमें क्या करें, कुछ रिजल्ट दें। ये तो होता है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये अगर आप में खुददारी होगा, अगर आपके अंदर खुददारी होगी ना, तो ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज ये नहीं कर पाते हैं। और ये हर किसी में होता भी नहीं है। अगर आपके अंदर है, तो ये इस केस के अंदर आप भगवान के शुक्रगुजार रहिए कि आपको उन्होंने इस तरीके का इंसान बनाया। क्लियर है? ये तो हो गए 3 चीजें कि एक के अंदर तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने कहा कि कुछ आएगा तो कुछ जाएगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने, आपने मेरी बात तोड़ी, उन्होंने कहा कि सर ये देखो, ये मैं कुछ लेके आ गया, लेकिन इसके बदले मेरा कुछ गया ही नहीं, कुछ गया ही नहीं। हमने कहा कि गया ही नहीं मतलब फोकट में आया, उन्होंने कहा नहीं, फोकट के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन बाद को जाएगा, कल को जाएगा। हमने कहा ठीक है, तब तो फिर जाएगा जरूर, आज की जगह कल को जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर, अभी तो हमारी बात कायम है। फिर उसके बाद में तीसरे केस में था, वाकई ऐसी सिचुएशन में आके जिसके अंदर आपके पास कुछ आया, लेकिन आपसे कुछ गया ही नहीं। समझ पा रहे बात? या कुछ गया, उसके बदले में कुछ आया नहीं। ये इस तरीके की तीनों सिचुएशन है। अब अपन डबल एंट्री सिस्टम को बना रहे हैं, समझिएगा। जब कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है, तब तो हमने क्या किया, देखिए जो आ रहा है उसके आगे प्लस लिख दो, और जो जा रहा है उसके आगे माइनस लिख दो, उसके आगे माइनस लिख दो। ठीक है, ये आपका, इसको एक मिनट लाल पेन से लिख देते हैं ना। जो आ रहा है अपने पास, भाई वो प्लस हो रहा है, ये लो प्लस, और जो जा रहा है उसके आगे माइनस लिख दो। ठीक है सर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, आप बाइक लेके आ गए, आप बाइक लेके आ गए, और आपने कहा कि कैश जो आज नहीं देंगे, कल देंगे। कैश तो लेके आ गए, कैश तो लेके आ गए, लेकिन आपने क्या कहा, पैसा जो है वो हम कब देंगे, कल देंगे। जो आ रहा है उसे तो हम प्लस करेंगे, तो जो आ रहा है उसको तो हम प्लस करेंगे, वो तो सेम ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन जा कुछ रहा है क्या, नहीं, जा आज कुछ भी नहीं रहा है। मान लीजिए आपने राम से गाड़ी लेके आए, राम से गाड़ी लेके आए और उसको कहा कि पैसा जो वो कल को देंगे, तो आप नाम किसका याद रखना चाहेंगे, खुद का या राम का? सर जाहिर सी बात है राम का याद रखेंगे कि राम को इतना पैसा देना है, ये याद रखना चाहेंगे। बाकी खुद का तो क्या याद रखेंगे, हम तो सेकंड पार्टी है। अगर राम को कुछ देना है मतलब हमें ही देना है, तो हम तो हमारा नाम तो क्यों लिखेंगे? क्लियर है? अगर कोई आदमी आपसे कुछ लेके चला जाए, आपसे अगर मान लीजिए कोई बाइक जो वो लेके चला गया, उसने कहा कि पैसा जो कल को दूंगे, कल को दूंगा, तो उस केस के अंदर आप किसका नाम याद रखना चाहेंगे, अपना नाम याद रखना चाहेंगे, या फिर जो आपसे लेके गया उसका नाम? सर जो हमसे लेके गया उसका नाम। तो इस पहले वाले केस के अंदर क्या है, देखो पहले वाले केस में तो आप क्या कहोगे कि बाइक तो प्लस हुई है, लेकिन आज पैसा नहीं गया है, आज
पैसा नहीं गया, ये पैसा कल को जाएगा, कल को जाएगा, लेकिन कल को जाएगा किसको? मान लीजिए आपने मोहन से खरीदिए, मोहन से खरीदिए और ये सोहन को दी है, तो बाइक तो आज आ गई आपके पास, बाइक तो प्लस हुई है, लेकिन पैसा आज माइनस नहीं हुआ, आपसे आज गया कुछ भी नहीं है, तो लेकिन जाएगा कल को, आज नहीं जा रहा है लेकिन कल को जाएगा, कल को जाएगा तो किसको जाएगा? मोहन को जाएगा, तो ये मोहन जो है इसको जाएगा, तो ये अल्टीमेटली माइनस करेगा। क्लियर है? दूसरी सिचुएशन, यहाँ पर बाइक जो है वो आज चली गई, बाइक तो जो है वो आज माइनस हो गई, तो बाइक तो आज माइनस हो गई, लेकिन पैसा आज प्लस नहीं हुआ, वापस बदले में कुछ नहीं आया, लेकिन बदले में राम वादा करके गया है कि वो आपको कल को पैसा देगा, तो राम को क्या करना होगा? अब यहाँ याद, सॉरी, सोहन जो बाइक लेके गया, सॉरी माफ कीजिए, सोहन बाइक लेके गया, सोहन ने कहा पैसा कल को दूंगा, तो आप क्या क्या याद रखना चाहेंगे, सोहन का नाम या अपना नाम? सोहन का नाम याद रखना चाहेंगे, जाहिर सी बात है कि सोहन से पैसा लेना है, तो हमने क्या कहा कि पैसा तो नहीं आया लेकिन सोहन का नाम आ गया, जो सोहन जो मुझे क्या करेगा? कल को पैसा देगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, सोहन जो है वो क्या है, सोहन जो है वो क्या कर रहा है? बाइक प्राप्त कर रहा है, तो जो प्राप्त कर रहा है उसे प्लस कर दो, और जो दे रहा है उसे माइनस कर दो। मोहन दे रहा था तो मोहन को माइनस कर दो। ये आपने दूसरा रूल बनाया। ये क्या किया आपने? दूसरा रूल बनाया। हमने कहा कि अभी तीसरी सिचुएशन हो, आप तो कह रहे थे डबल एंट्री सिस्टम है, और ये देखो डबल एंट्री सिस्टम की तो हमने वाट लगा दी, ये तो डबल एंट्री सिस्टम की हमने वाट लगा दी। कैसे? हमने पूछा कैसे भाई, तो उन्होंने कहा देखो ये कुछ पैसा आया और कुछ गया ही नहीं, कुछ पैसा आया और कुछ गया ही नहीं, या फिर कुछ पैसा गया और कुछ पैसा आया ही नहीं। जैसे फर्स्ट वाले केस में देखें तो आपसे कैश माइनस तो हुआ है, लेकिन बदले में कुछ आया कुछ भी नहीं है, आया कुछ भी नहीं है। कैश तो गया है, कैश तो गया है पर बदले में कुछ आया नहीं है। इस वाले में देखें कैश तो आया है, कैश तो आया है लेकिन गया कुछ भी नहीं है, गया कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर पैसा गया है, कुछ भी रिसोर्सेज गए हैं और उसके बदले में कुछ आया नहीं है, तो वो आपका क्या है? लॉस है। तो वो आपका क्या है? लॉस। तो यहाँ पर आपका नुकसान जो है वो आया है। भाई सीधी सी बात है, अगर आपसे पैसा गया और बदले में कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब क्या है? नुकसान आया है। समझ आ रही बात? और अगर आपके पास पैसा आया है और आपसे गया कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? पैसा आया है और आपसे गया कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? आपसे सॉरी, पैसा आया और आपसे कुछ गया नहीं, इसका मतलब क्या है? आपके घर में लक्ष्मी आई है, मुनाफा आया है, फायदा आया है, तो आपके घर में क्या आया है? गेन आया है। क्लियर? समझ पा रहे बात? लॉस, और लॉस के साथ साथ एक वर्ड आता है एक्सपेंस। लॉस और एक्सपेंस। गेन के साथ वर्ड आता है इनकम। देखिए लॉस और एक्सपेंस में फर्क क्या है? लॉस जो था वो अनइंटेंशनल होता है। जैसे अपन जा रहे थे बाइक के ऊपर और बाइक फुल स्पीड में ड्र किया, और उसमें उस चक्कर के अंदर मान लीजिए पर्स जो वो हमारा गिर गया। क्लियर? ध्यान नहीं दिया और पर्स जो वो हमारा गिर गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? आपने पर्स जानबूझकर गिराया है क्या? नहीं। क्या आप चाह रहे थे कि सड़क पे किसी को मिले और फिर उस वहां पर हमको मजा आए? नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं थी, वो आपसे गिर गया, तो वो क्या है? लॉस है। तो सर एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस होता है अनइंटेंशनल, एक्सपेंस होता, सॉरी, लॉस होता है अनइंटेंशनल, एक्सपेंस जो होता है वो इंटेंशनल, मतलब आप इच्छा करके करते हो। लाइक जैसे ये जो है, ये रिमोट मान लीजिए ये 500 का है, तो ये 500 का मैंने 500 देख के फिर रिमोट लेके आया हूँ, ये मैंने खर्चा किया, ये तो सॉरी एक्सपेंस हो गया। जैसे रेंट, मैंने किराया दिया, तो किराया दिया तो उस केस के अंदर देखिएगा मैंने किराया दिया है और उसके बदले में क्या ऐसा है कि ये मैंने भूल से दे दिया? नहीं, ये मैंने दिया है ताकि मैं क्या कर सकूं, उस घर को, उस किराए, उस जगह को मैं इस्तेमाल कर सकूं। तो एक्सपेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है? कुछ उससे वापस फ्रूटफुल आपको फायदा मिल सके, उसके लिए आप क्या करते हैं? एक्सपेंस करते हैं। क्लियर है? और इनकम और गेन के अंदर भी वैसा को वैसा है। इनकम जो है आप काम करके जो आपको मिलता है वो इनकम है, और फोकट में मिल जाता है वो आपका क्या है? गेन है। क्लियर? जिंदगी में ध्यान रखना, आप हमेशा इनकम कमाने पे जाइएगा, गेन कमाने में मत जाइएगा। फोकट का पैसा कभी भी कहीं पे भी नहीं टिकेगा। आप मेहनत कीजिएगा, मेहनत से कमाइएगा, तो इनकम जो हमेशा आपकी कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो ये 3 बातें हमने की, और इन 3 बातों को जब समझाया गया तो वापस डबल एंट्री सिस्टम जो कंप्लीट हुआ। तो उन्होंने क्या कहा
कि देखो जो आ रहा है, जो आ रहा है इसको अपन इंग्लिश में लिख देते हैं, व्हाट्स कम इन, उसको क्या करना है, प्लस करना है, और व्हाट्स गोज आउट, जो हमसे जा रहा है उसे क्या करना है, माइनस करना है। सेकंड वाले में क्या करना का कि जो रिसीवर है, जिसको प्राप्त हो रहा है, उसे प्लस कर दो, और जो देने वाला है उसे क्या कर दो, माइनस कर दो। हमने कहा ठीक है। तीसरे में क्या कहा, लॉस और एक्सपेंस जो है वो अगर आ रहे हैं तो वो आते हैं तो उसको प्लस कर दो, और जो इनकम और गेन है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है सर, तो डबल एंट्री सिस्टम कहाँ हुआ, बस इसको क्या कर दो आप, नाम बदल दो। नाम कैसे, प्लस को नाम दे दो आप डेबिट, प्लस को नाम दे दो डेबिट, और इसको नाम दे दो, माइनस को नाम दे दो क्रेडिट। बस ये आपके डबल एंट्री सिस्टम। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट और लॉसेज और एक्सपेंस, क्रेडिट और इनकम और गेन। ये आपका डबल एंट्री सिस्टम बन गया। और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप चाहे जैसी भी एंट्री पूछी जाए आपसे, चाहे जैसी भी, आप उससे बहुत आसानी से कर लेंगे, आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। समझ पा रहे बात, आपसे अगर कुछ जा रहा है तो उसके बदले में आएगा जरूर। कई बार हो सकता है कि नुकसान आ जाए उसके बदले में, हो सकता है कई बार जो आपका उसके बदले में कोई चीज आ जाए, या फिर हो सकता है कि किसी का नाम आ जाए, तो जिसका नाम आ जाए तो नाम लिख दीजिएगा, कोई एसेट आ जाए तो एसेट लिख दीजिएगा, और अगर कोई एक्सपेंस या लॉस आ रहा है तो उसको लिख दीजिएगा। क्लियर है। आपके पास अगर पैसा आएगा तो आपसे जाएगा जरूर। जाने को क्या क्या जा सकता है, हो सकता है कि बदले में आपकी कोई एसेट जा रही हो सकता है कि बदले में आपका नाम जा रहा हो, तो उस केस के अंदर याद रखिएगा कि किसको नाम जा रहा है उससे वापस नाम लेके आना है, मतलब उसको कल को वो रिसोर्सेज देके नाम वापस लेके आना है। और या फिर हो सकता है कि कुछ इनकम और कुछ गेन जो है वो आपको रिसीव हुआ हो। क्लियर है। ये इस तरीके से उन्होंने 3 अकाउंट जो वो बनाए। अब इन्होंने ये जो 3 रूल बनाए ना, इनको इन्होंने नाम दिया, इसको क्या कहा, रियल। ये रियल किससे रिलेटेड होता है, हमेशा असेट से। ये आ रहा है या जा रहा है, क्या होगा, असेट। अब देखिएगा, असेट और स्टॉक, असेट और स्टॉक, इन दोनों में बहुत ही माइनर सा फर्क होता है। इनमें फर्क क्या होता है, कैपिटल और रेवेन्यू का। इनमें फर्क होता है कैपिटल और रेवेन्यू का। समझिएगा, आपने एक आम का पौधा लगाया, आपने एक आम का पौधा लगाया। अब ये आम का पौधा जो है वो आपने क्यों लगाया, क्या आप इस आम के पौधे को काट के बेचना चाहते हैं क्या, नहीं, इस आम के पौधे को काट के बेचना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आम का पौधा बड़ा हो, और इस पौधे जब बड़ा होगा तो इस पर फल लगेंगे, और उस फल को आप क्या करना चाहते हो, बेचना चाहते हैं। सॉरी। तो ये जो आम है इसे क्या कहा जाता है, एसेट। इस आम को क्या कहा जाता है, एसेट। और इसके ऊपर जो आम लगते हैं, इसके ऊपर जो आम लगते हैं वो आपकी क्या है, गुड्स है। क्लियर। जो आपने मशीन लेके आए, जो आपने मशीन इंस्टॉल की है, क्या वो मशीन बेचने के लिए लाए क्या, नहीं, आपने ये मशीन लाए ताकि आप चाहते हैं कि यूनिट्स बनाए, और यूनिट्स बना के उनको क्या करें, जब ये यूनिट्स बने तब हम उनको बेचें। तो मशीन जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मशीन, मशीन क्या हो जाएगी, मशीन आपके लिए असेट हो जाएगी, और वो जो है यूनिट्स वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, गुड्स हो जाएंगे। क्लियर। तो ये इतना सा फर्क है, बाकी इनके अंदर ऐसा कोई खास फर्क नहीं होता। गुड्स जो वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, अपने लिए फर्नीचर जो है वो असेट हो सकता है, तो किसी के लिए फर्नीचर का काम करने वाले के लिए वो गुड्स हो सकता है। क्लियर। तो ये डिपेंड करता है कि ये क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत शॉर्ट के अंदर बताऊँ ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, वो खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, खर्चा ही वो भी खर्चा है, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बाकी के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एसेट भी खर्चा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, वो एक्सपेंडिचर जो आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किए गए। मतलब सर, आप एसेट लेके आते हैं, क्यों लेके आते हैं, ताकि आप जितना आज कमा रहे हो उससे कल को ज्यादा कमाओगे। समझ पा रहे बात, तो वो क्या होगी, आपकी एसेट होगी। ऐसा आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह सब आगे आएगा। तो ये जो है ये 3 अकाउंट बने, इसको असेट से रिलेटेड वाले को क्या कहा गया, रियल कहा गया। यहाँ पर किसी का नाम लिया जा रहा है तो इसको क्या कहा गया, क्या कहा गया, पर्सनल कहा गया। और ये जो है खर्चे वाले जो है इनका क्या कहा गया,
नॉमिनल का। क्लियर है, समझ पा रहे बात? तो ये अकाउंट जो है इस तरीके से आपने क्या कर दिया, बांट दिया। रियल, नॉमिनल और पर्सनल। रियल जो है वो किससे रिलेटेड है सर? रियल असेट से रिलेटेड। नॉमिनल जो है वो किससे रिलेटेड है? इनकम, लॉस और एक्सपेंस, इनकम एवं गेन से रिलेटेड है। और पर्सनल जो है वो किससे रिलेटेड है? आपका पर्सन से रिलेटेड है, रिसीवर या गिवर से। क्लियर है? ठीक है सर। अब ये जो पर्सन देखिए, जो भी है वो कहीं पे भी रुकेगा नहीं, सिस्टम हमेशा आगे आगे बढ़ता जाएगा, कंटिन्यूस उसमें इंप्रूवमेंट होते जाएंगे। आज जो है उससे कल और होगा, परसों और होगा, परसों और होगा। ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन के अंदर फिर आगे और बाइफर्केशन किए गए, और बाइफर्केशन किए गए। ठीक है सर, करते हैं। उन्होंने कहा पर्सन तीन तरीके के हो सकते हैं। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा सजीव, निर्जीव और किसी को रिप्रेजेंट करना। हमने कहा निर्जीव पर्सन ये कौन से होते हैं? उन्होंने कहा देखो पहले लिखो। हमने कहा लिखते हैं। उन्होंने कहा एक पर्सन होते हैं भाई साहब नेचुरल। हमने कहा ठीक है। एक होते हैं आर्टिफिशियल। हमने कहा ठीक है। एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव। हमने कहा ठीक है। हमने कहा क्या क्या होते हैं नेचुरल और ये? तो उन्होंने कहा कि नेचुरल मतलब आपका राम, श्याम, सोहन, मोहन, सीता, गीता, ये जो भी नाम रखो वो सारे के सारे जिनके अंदर आदमी है, वो सांसें ले रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, उसका सिस्टम अभी ऑपरेट कर रहा है, उसकी किडनी उसके पास है, अभी उसने आईफोन नहीं खरीदा है, ऐसा आदमी जो है वो नेचुरल, जिसकी सांसें चल रही है। आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल आइए जानते हैं आर्टिफिशियल के बारे में। देखिए भाई, आर्टिफिशियल क्या होता है? वो जो बनाए गए हो, मतलब सर भगवान के द्वारा नहीं, इंसानों के द्वारा, किसी कानून के जरिए या किसी और तरीके से। मतलब आर्टिकल ऑफ, सॉरी हाँ आर्टिकल यार, एक तो कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप, एओआई, बीओआई। क्या होता है सर? देखो कंपनी, इसकी पहचान है क्या? हाँ, एक्स वाई जेड लिमिटेड, इसकी एक पहचान है, ये सांस से खड़ी है। ठीक है, लेकिन क्या ये सांसें ले रही है क्या? नहीं ले रही है। सांसें नहीं ले रही है, लेकिन ये है, इसके अलग से पहचान है। तो ये क्या होगा? एक आर्टिफिशियल पर्सन। पार्टनरशिप फॉर्म, क्या फॉर्म जो वो सांसें ले रही है क्या? नहीं, लेकिन उसके अलग से पहचान है क्या? हाँ जी सर, उसकी अलग से पहचान है। पार्टनरशिप हो गया, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। एओआई एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सारे सारे जो आप टैक्स के अंदर इनके बारे में देखते हैं, ये अलग अलग तरीके के पर्सन है। तो ये आर्टिफिशियल। सबसे ज्यादा जो है ये रिप्रेजेंटेटिव, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो इसी से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या है? जो रिप्रेजेंट करते हैं। समझिएगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स को जो काफ़ी डाउट रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, थोड़ा टाइम कंसंट्रेट कीजिएगा। सर कैसे? देखिए, हम राम से पैसा मांगते थे। हम राम से पैसा मांगते थे, मतलब क्या हुआ होगा? राम हमसे कुछ लेके गया होगा। राम हमसे कुछ लेके गया और बदले में उसने कुछ दिया नहीं, तो राम को हमने कहा कि राम तुम रिसीव कर रहे हो, बदले में कुछ दे नहीं रहे हो, इसलिए हम तुमको डेबिट करते हैं। तो डेबिट किया तो उसका बैलेंस जो वो डेबिट शो हो रहा था। बैलेंस कैसे शो होता है वो हम सारा आगे बाद में देखेंगे, कि राम का बैलेंस डेबिट है तो क्या मतलब, राम का बैलेंस क्रेडिट है तो क्या मतलब, वगैरह वगैरह सारा देखेंगे। अभी सिर्फ इतना देखते हैं, राम जो उसको डेबिट कर रखा था। राम के पास हम पैसा लेने के लिए गए, राम ने कहा यार पैसा तो अभी है नहीं। अगर वो पैसा दे देता, अगर वो पैसा दे देता तो फिर क्या होता? हम एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू राम, और जैसे ही एक बार रोकड़ा हाथ में आता, फिर आपका राम से कोई रिश्ता, रिलेशन क्या कोई रखना जरूरी था क्या? नहीं, क्योंकि ये नोट जो है, ये नोट क्या है? फ्रीली एक्सचेंजेबल है, इसको आप कहीं पे भी ले जाके दे सकते हो, किसी को भी लेके जा सके ले जाके दे सकते हो।
किसी को भी दो वगैरह कुछ भी करो, फिर ये आपको राम से मतलब रखने की जरूरत थी नहीं। लेकिन आप राम के पास गए कि राम पैसा, उसने कहा कि यार पैसा तो देखो है नहीं, मैं आपको लिख के दे देता हूँ कागज पे कि क्या कर दूंगा, मैं 3 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। और उन्होंने एक कागज लिया और उस पर लिख के दिया कि मैं इनको भाई साहब को 3 महीने बाद पैसा दे दूँ। वो बिल मैं लेके आया। अब ये बिल जो है क्या ये एकदम फ्रीली एक्सचेंजेबल है क्या? देखो देने को मैं किसी को भी दे सकता हूँ, लेकिन जिसको भी दूंगा उसको 3 महीने बाद राम के पास जाना होगा और राम को ये बिल दे के उससे पैसा लेना होगा। तो अल्टीमेटली ये जो है वो किसको, देखिए ये बिल जो है वो यूं तो देखने में मैं इसको किसी को भी दे सकता हूँ, जैसे मेरे से कोई पैसा मांगता है उसको मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये जो बिल है ये क्या करता है, किसी को रिप्रेजेंट करता है। कैश जो है वो क्या किसी को रिप्रेजेंट करता है क्या? नहीं, कैश किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये बिल जो है ये क्या कर रहा है, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर यूँ समझिए, अब मेरे पास बिल आया, कैश आता है, मैं क्या करता है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, की राम मेरे बुक से चला गया, राम जो है वो गिवर है, इस वजह से राम जो है उसको क्रेडिट कर दिया, और मेरे पास जो आया कैश उसको मैंने डेबिट कर दिया। लेकिन यहाँ कैश नहीं दिया, उसने क्या किया, बिल दिया। तो जो बिल दिया वो मेरे बुक के अंदर डेबिट करेंगे, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम। क्लियर है? अब राम का खाता तो हटा है और उसकी जगह ये बिल्स रिसीवेबल आया, लेकिन ये जो बिल है वो अभी भी क्या है, राम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या है, किसी पर्सनल की जगह पे आया और किसी पर्सनल को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या होता है, बिल्स, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होते हैं। तो ये क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। इसके अंदर 4 चीजें और होती है, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, 4 तो नहीं वैसे चीजें तो और भी होती है, अनअर्न्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैपिटल अकाउंट। ओ सर क्या बात कर रहे हो, कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सन? अरे भाई साहब, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, मालिक को रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैपिटल अकाउंट क्या है, क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। समझ पा रहे हो सर? ये अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये क्यों रिप्रेजेंटेटिव? हमारी एडजस्टमेंट एंट्री में जब हम देखेंगे ना, तब आपको ये समझ आएगा कि इसको क्यों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कहते हैं, तो वहां पर आपको ये समझ आएगा। देखिए अभी मैं जो है ये आपके साथ जो है वो मैंने आपको क्या किया है, ये डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट बताया, उसके हिसाब से अगर आपको अकाउंटिंग के अंदर प्रॉब्लम है, अगर आपको जर्नल एंट्री करने में दिक्कत आती है, तो उस केस के अंदर आज आप जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसी तरीके से कीजिएगा ताकि आप बेहद आसानी से कर सकें। अब हम कल से क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्या हम पढ़ेंगे, देखिएगा। हम सबसे पहले देखेंगे जर्नल एंट्री, जिसके बारे में हमने अभी बात की। अभी आपको इसके बारे में क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो। अब देखिए ये जर्नल एंट्री जब हम कर लेते हैं, ये अकाउंट्स वगैरह का है, उसके बाद में ये एक इसके डबल इक्वेशन अप्रोच है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी बता देते हैं ताकि जर्नल एंट्री का पोर्शन जो कंप्लीट हो जाए। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ये क्या कहता है, ये वो वैसा ही कहता है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से कहता है। ये क्या कहता है, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब देखिए, अगर आप ये मानते हैं कि आपके पास पैसा ज़्यादा हो, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो उस केस के अंदर आपके साथ जिम्मेदारियां भी ज़्यादा होगी। अल्टीमेटली जीवन जो हो बैलेंस पे चलेगा। अगर राम आएगा तो रावण भी आएगा, अगर कंस आएगा तो कृष्ण भी आएगा। समझ पा रहे बात? तो ये इस तरीके का सिस्टम कंटिन्यूस चलता रहेगा, तो समान ही रहेंगे ये, कभी भी कोई ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। रीजन क्या है, क्योंकि आपने डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया, जितने से डेबिट किया मतलब जितने से प्लस किया उतने से क्रेडिट किया मतलब उतने से माइनस किया। तो ये हमेशा आपकी इक्वेशन जो मेंटेन रहेगी। जैसे आपके पास कोई एसेट आएगी तो या तो कोई एसेट जाएगी या कोई आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी। लाइबिलिटी मतलब आप कल को देने का वादा कर दिया तो ये लाइबिलिटी। कैपिटल जो है ये भी क्या है, एक लाइबिलिटी ही है, पर ये बिल्कुल अपनों की है, तो इस वजह से इसको थोड़ा अलग लिखते हैं। अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग मानते हैं। हाँ जी सर। तो बिजनेस के लिए तो पैसा चाहे किसी से लोन के रूप में लिया हो, चाहे अपन ने मालिक से लिया हो, वो तो है उधारी का उधारी, कल को उनको वापस देना है।
लेकिन कैपिटल जो वो अपना है, समझिए वो मालिक है, वो उस बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसका खाता जो वो अलग रखते हैं, तो वो कैपिटल है अल्टीमेटली बिजनेस के लिए, वो भी एक लाइबिलिटी। तो ये कैपिटल। कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग कितनी, ऐड उसमें कुछ इस साल ओपनिंग, ऐड उसमें कोई एडिशन, मतलब इस साल और कुछ आपने उसके अंदर डाला है क्या पैसा? और जैसे शुरू में 50,000 थे, फिर 10,000 और लगे, फिर उसमें से कुछ अगर ड्रॉ कर लिया, जैसे 5,000 विड्रॉ कर लिए, तो ये 55,000 बचे। फिर उसमें अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो ये कैपिटल में जाएगा, लॉस हुआ तो ये कैपिटल में जाएगा, कैपिटल कम करेगा, और अल्टीमेटली ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल बनती है। इस तरीके से क्लोजिंग कैपिटल बनती है। क्लियर है? वैसे आपको ये आगे आ जाएगा पूरा का पूरा कैपिटल का। तो ये इस तरीके से क्या होता है, डबल इक्वेशन अप्रोच जो है वो बनती है। ये क्या होता है, डबल इक्वेशन अप्रोच जो है वो बनती है। समझ पा रहे हैं बात? अब इसके अंदर क्या होगा, बाकी तो देखिए इसके अंदर क्लासिफिकेशन कैसा होगा, असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस वगैरह। यहाँ पर लॉस और इनकम जो होंगे ना, सॉरी, लॉस एंड गेन, ये एक ध्यान रखना। बाकी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। उसको हम कहते हैं टेम्परेरी कैपिटल। उसको हम क्या कहते हैं, लॉस एंड गेन। उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी कैपिटल। लॉस एंड गेन और उसके साथ ड्राइंग जो है उसे हम कहाँ किस कैटेगरी में डालते हैं, टेम्परेरी कैपिटल के अंदर। बाकी जो है वो आपका इसके अंदर और तो ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो ये टेम्परेरी कैपिटल, लेकिन ये इतना ज़्यादा जो वो फेमस नहीं हुआ, इस वजह से इसमें इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट रहता नहीं। अभी देखिएगा, प्रॉब्लम कौन खड़ी करेगा, प्रॉब्लम कौन खड़ी करेगा, प्रॉब्लम खड़ी करेगा स्टॉक। क्यों सर, स्टॉक के बेचारा ऐसा कैसे प्रॉब्लम खड़ी करे? देखिए, अगर किसी को उसके नाम से नहीं बुलाया जाए और किसी और नाम से बुलाया जाए ना, तो आदमी तो चिढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। अब आपने स्टॉक खरीदा तो स्टॉक अकाउंट डेबिट होना चाहिए। स्टॉक कह रहा है कि मैं आया, मेरे को डेबिट करो। आपने कहा कि नहीं नहीं, तेरे को नहीं करेंगे, तेरा नाम बदल देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। बेचारा मायूस हो गया, बैठ गया कि ठीक है, मेरा नाम जो परचेज अकाउंट। स्टॉक गया, उसको बुलाया कि तुझे इनके साथ जाना आज से, वो वहां पर गया, तो उन्होंने कहा कि अब तो मेरा नाम लिख लो। उन्होंने कहा कि नहीं, अब तेरा नाम नहीं लेंगे, सेल्स लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस बेचारे का तो अकाउंट ही नहीं है। अब जिसका अकाउंट नहीं, जिसका खुद का घर नहीं, वो क्या ट्रायल बैलेंस में पहुंच पाएगा? क्या नहीं, ट्रायल बैलेंस में वही पहुंचेंगे जिनका अकाउंट होगा। तो इस बेचारे स्टॉक का अकाउंट नहीं, तो क्या ये ट्रायल बैलेंस में पहुंच पाएगा? क्या नहीं, ट्रायल बैलेंस में नहीं पहुंच पाएगा। इस वजह से इसका परचेज और सेल्स और ये स्टॉक, ये जो तीनों है ना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जिसके बारे में जब एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ेंगे ना, तब इसके बारे में वैसे डिटेल के अंदर समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि परचेज जो है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट में भी प्रॉब्लम। कुछ लोग कहते हैं कि नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि आपने खर्चा किया, ये अल्टीमेटली खर्चा है, तो इसको नॉमिनल अकाउंट बताइए। कुछ कहते हैं कि रियल है क्योंकि यहाँ पर आपने एसेट खरीदी है, गुड्स भी एक तरीके की एसेट है, तो कुछ इसे रियल कहते हैं। कन्फ्यूजन, अरे सॉरी, कॉन्ट्राडिक्शन है, अलग अलग होता है, अलग अलग चीज़ें इसके बारे में बताते हैं। क्यों बताते हैं, क्या क्लोजिंग स्टॉक होगा, किस तरीके से होगा, वो सारा का सारा अपना एक आगे जब एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ेंगे तब वहाँ पर एक डिस्कशन का यहाँ पर पार्ट आएगा, जिसके अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। बाकी जो है वो कल से इसको देखेंगे। ये वाली एक बार टेबल जो है वो आपको जरूर देखनी, ध्यान से देखनी, इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। पर्सनल अकाउंट और ये इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें ये एक टेम्परेरी कैपिटल वाले जो है इनको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा। बाकी ये जो है परचेज वाला और सेल्स वाला, ये अपन जब क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्री में जब स्टॉक और इसका पूरा ट्रीटमेंट देखेंगे तभी समझ आएगा। बाकी ये जो सारी चीज़ें वो आपको देखनी। क्लियर है? हाँ जी सर। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो अपने साथियों के साथ जरूर 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 शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।